एक्सटेंशन में पिछली क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान के लाभ अपन पढ़ रहे थे, इसको किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है। तो पहले अपन ने देखा था उसमें उन्नत नस्ल के सांड का अधिकतम उपयोग, उन्नत नस्ल के सांड का अधिकतम उपयोग। इसके बाद में आता है, इसका पहले तो अपन बात करते हैं उन्नत नस्ल, यानी कि जो अच्छी प्रकार की जो नस्ल है, अधिक मिल्क प्रोडक्शन करने वाली जो नस्ल है, उसका अपन ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सके कृत्रिम गर्भाधान के रूप में, या अपन नई संतति उत्पन्न करने के लिए इस सांड का अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग कर सके तो इसके बारे में भी अपन कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग करते हैं। इसके बारे में भी दूसरा इसका उपयोग था, किफ़ायती पद्धति है। इसके अंदर ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, किफ़ायती है, ज़्यादा लाभकारी हो सकती है। किफ़ायती पद्धति, इसके अंदर ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या होता है, जो सांड होते हैं जो प्रजनन के लिए काम में लिए जाते हैं, उनका एक केंद्र बनाया जाता है जहाँ से उनका सीमन प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद में उनके सीमन को प्रोसेस के द्वारा प्रोसेसिंग की जाती है। उसके बाद में स्ट्रो के अंदर उनको भरा जाता है और गाँव के अंदर उसको सप्लाई की जाती है। किफ़ायती पद्धति अपन बात करते हैं पशुपालक के लिए एक ये अच्छी तरह से किफ़ायती पद्धति है, क्योंकि इसके अंदर अपन बात करते हैं कि जो गांव के अंदर लोग सांड पालते हैं तो उसकी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें सांड का रख रखाव करना, उसको पालना, उसके लिए ट्रीटमेंट करना दवाइयों का, वो सारा खर्चा इसके अंदर नहीं आता है, सारा का सारा। सही है। अगर प्राकृतिक अगर गर्भाधान की बात करें तो वहाँ पे सांड को पालना पड़ता है, उसकी देख रेख करनी पड़ती है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसके प्रबंधन की व्यवस्था करनी पड़ती है, वो सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन अपन कृत्रिम गर्भाधान की बात करें तो वो सारे काम जो होते हैं वो एक सेंटर जो होता है, जो सीमन सेंटर होता है, वहाँ पर ही इनकी जो है देख रेख कर ली जाती है। तीसरा, झुंड का उत्थान। एक झुंड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नस्ल प्राप्त करना इस एक उद्देश्य है इसका। नेक्स्ट आता है इसका प्रजनन संबंधी रोगों से बचाव। प्रजनन संबंधी रोगों से बचाव, प्रजनन से संबंधित जो रोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक नर से मादा के अंदर भी फैल सकते हैं या मादा से नर के अंदर भी फैल सकते हैं। लेकिन जब ये सीमन जो होता है प्रोसेस होके आगे स्ट्रो के अंदर जाता है तो इसकी सारी जो भी बीमारियां होती हैं उनको सारे पहले चेक किया जाता है। उसके बाद में उसको स्ट्रो के अंदर भरा जाता है। पहले उनको चेक किया जाता है कि इसके अंदर किसी प्रकार की कोई आनुवंशिक बीमारी तो नहीं है, जो संतति के अंदर जाए ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है। जैसे कि आनुवंशिक रोग होते हैं कई, या अपन कह सकते हैं कि प्रजनन संबंधी रोग, ब्रुसेलोसिस हो गया, विब्रियोसिस हो गया। सही है। ये कई प्रकार के डिजीज हैं जो एक जीव से दूसरे जीव में प्रजनन के द्वारा फैलते हैं। तो उन जब नर और मादा का कांटेक्ट ही नहीं होगा तो ये रोग फैलेंगे भी नहीं। नेक्स्ट आता है पांचवा, विभिन्न आकार के पशुओं का प्रजनन। विभिन्न आकार के पशुओं का प्रजनन, विभिन्न आकार के पशुओं का प्रजनन। विभिन्न आकार के पशु जैसे कि कई बार प्राकृतिक गर्भाधान में होता है कि कई बार जो सांड होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, मादा छोटी होती है, तो उसमें प्राकृतिक गर्भाधान में दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ पे जब उनका कोई संपर्क ही नहीं रहेगा तो अपना अच्छे से छोटी नस्ल की जो गाय है या भैंस है, छोटी साइज़ की है, उसको भी अपन काम में ले सकते हैं। उसके भी जो दूसरे प्रकार का जो बैल है, बड़े प्रकार का बैल, बड़े साइज़ का बैल है, उसका अपन सीमन वहाँ पे काम में ले सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार आकार के जो पशु होते हैं, अलग अलग आकार के, छोटे हो चाहे बड़े हो, उनके प्रजनन में भी ये विधि काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है असहाय नर व मादा से बच्चे प्राप्त करना। असहाय नर व मादा से बच्चे प्राप्त करना। कई बार क्या होता है, नर और मादा में, नर हो या मादा हो, उनके अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि चलने में परेशानी होना, तो और या इसके अलावा फ्रैक्चर, पैरों के अंदर फ्रैक्चर। तो इस वजह से क्या होते हैं, नर और मादा
माउंटिंग नहीं कर पाते हैं। सही है, माउंटिंग नहीं कर पाते हैं तो आप जाहिर सी बात है, जब माउंटिंग ही नहीं करेंगे तो प्रजनन की क्रिया भी नहीं होगी। तो उससे बचने के लिए भी, या अगर किसी पशु में कोई अच्छी नस्ल का कोई पशु है, अगर उसमें ऐसी कोई बीमारी है जैसे कि कोई फ्रैक्चर है, वो माउंटिंग नहीं कर सकता, तो उसका भी सीमन लेके स्ट्रो के अंदर भरा जाता है। उसके बाद में उससे अच्छी प्रकार की नस्ल प्राप्त की जा सकती है। सही है, तो ऐसा है, नर और मादा से बच्चे प्राप्त करना भी कृत्रिम गर्भाधान का एक तरीका है। नेक्स्ट है इसके अंदर प्रजनन संबंधी रोगों का जल्दी पता लगाना। प्रजनन संबंधी रोगों का जल्दी पता लगाना। अगर किसी नर के अंदर कोई प्रजनन संबंधी रोग है तो उसका जाहिर सी बात है सीमन के अंदर वो रोग आ जाएगा। अगर वो रोग है तो लेबोरेटरीज के अंदर उसको आसानी से पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है मृत्यु उपरांत भी नर से बच्चे प्राप्त करना। बच्चे प्राप्त करना, पशु का जो सीमन जो होता है उसको एक जगह स्टोर कर लिया जाता है, जिसको अपन फ्रोजन सीमन कहते हैं। फ्रोजन सीमन मतलब उसको लो टेम्परेचर पर कई दिनों तक उसको स्टोर किया जा सकता है। तो पहले उसका सीमन जो है स्टोर कर लिया जाता है, बाद में मान लो जो नर है वो जीवित रहे या नहीं रहे, लेकिन उसका सीमन तो जीवित है, तो उस सीमन से अपन नर और मादा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका लाभ हो गया लेखा जोखा का अच्छा रख रखाव। लेखा जोखा का अच्छा रख रखाव, अगर अच्छा रख रखाव लेखा जोखा का, जैसे कि आपने सीमन स्ट्रो आपने देखी होगी, उसके ऊपर सारा डिटेल उसके ऊपर लिखा होता है कि जो ये कौन सी ब्रीड है, कितने ml इसके अंदर सीमन स्ट्रो है, इसके अंदर कितने ml की सीमन स्ट्रो है, कौन सी ब्रीड का है, कहाँ पर इसका केंद्र है, वो सारा सीमन स्ट्रो के ऊपर लिखा हुआ आता है। सही है, तो इससे क्या होता है, इसका लेखा जोखा भी आराम से स्टोर किया जा सकता है या रखा जा सकता है। नेक्स्ट है कम स्थानांतरण दे। कम स्थानांतरण व्यय, कम स्थानांतरण व्यय का मतलब होता है कि सीमन को एक जगह से दूसरी की जगह पहुंचाने में ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। अगर अपन जीवित किसी नर पशु को अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सही है, पशु भी परेशान हो जाता है, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसको अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला है चोट से बचाव। कई बार नर या मादा के अंदर माउंटिंग के समय पैरों में चोट लग जाती है। माउंटिंग के समय कई बार पैरों में चोट लग जाती है, कई बार तो मादा के पीछे वाले पैर जो होते हैं वो फ्रैक्चर भी हो सकते हैं, तो उससे उस चीज़ से भी बचा जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें प्रोजेनी टेस्टिंग। प्रोजेनी टेस्टिंग किसके लिए की जाती है, मैंने बताया था आपको। प्रोजेनी टेस्टिंग किसके लिए की जाती है, प्रोजेनी टेस्टिंग नर के लिए की जाती है। नर के लिए कैसे, जैसे कि अपन बात करते हैं ब्रीडिंग वैल्यू, मैंने आपको बताई थी, तो जो संतति उत्पन्न होती है, सही है, नर और मादा के संकरण से जो संतति उत्पन्न होती है उसकी ब्रीडिंग वैल्यू के आधार पर अपन ये तय करते हैं कि जो नर है वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है प्रजनन के लिए, या आगे इसको काम में ले या नहीं ले। सही है, तो वो चीज़ जो है वो क्या कहलाती है, प्रोजेनी टेस्टिंग। मतलब प्रोजेनी के आधार पर किसी नर या मादा का पता लगाना, उसकी वैल्यू का पता लगाना क्या कहलाता है, प्रोजेनी टेस्टिंग। तो इसमें कृत्रिम गर्भाधान में प्रोजेनी टेस्टिंग आसानी से की जा सकती है। ये 12 आपके इसके क्या हो गए, लाभ हो गए। उन्नत नस्ल के सांड का अधिकतम उपयोग किफ़ायती पद्धति है। झुंड का उत्थान करना हो तो कृत्रिम गर्भाधान करना चाहिए। प्रजनन संबंधी रोगों से भी बचाव कराता है। विभिन्न आकार के पशुओं का अगर प्रजनन करवाना है तो ये पद्धति जो है वो आसानी से करवाई जा सकती है। असहाय नर और मादा से बच्चे प्राप्त करना, प्रजनन संबंधी रोगों का जल्दी पता लगाना, मृत्यु उपरांत भी नर से बच्चे प्राप्त करना, लेखा जोखा का अच्छा रख रखाव करना। सही है, कम स्थानांतरण व्यय,
स्थानांतरण वे मतलब कम खर्चा इसके अंदर आता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में। सॉरी, चोट से बचाव किया जा सकता है। कई बार माउंटिंग के समय जो होता है पशु को चोट भी लग सकती है, जिससे भी बचा जा सकता है। प्रोजेनी टेस्टिंग यानी कि उसकी संतति के आधार पर किसी उसके माता पिता का, नर या मादा का पता लगाना, उसकी ब्रीडिंग वैल्यू का पता लगाना प्रोजेनी टेस्टिंग कहलाती है, जो इस पद्धति से, कृत्रिम गर्भाधान की पद्धति से आसानी से किया जा सकता है। ये तो हो गए इसके लाभ। नेक्स्ट आता है कृत्रिम गर्भाधान की हानियां। कृत्रिम गर्भाधान की हानियां। अब हानियां क्या है? सबसे पहले तो अपन बात करते हैं जहाँ पे भी, जैसे कि लाभ में अपन ने किया था, लाभ में बात किया था कि ये जो पद्धति है एक प्रकार से किफ़ायती पद्धति है। किसके लिए? पशुपालक के लिए, जो पशु रखते हैं उनके लिए एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि किफ़ायती पद्धति है। लेकिन हानि अपन किस तरफ से देखेंगे? जहाँ पर सीमन सेंटर जो होते हैं वहाँ पे इसकी ये हानि होती है कि वहाँ पे जो विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। सीमन स्ट्रो में भरने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा उनकी जांच के लिए लेबोरेटरी में जो सीमन है उनकी जांच के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ पे वेटनरी ऑफिसर होना आवश्यक है, LSC होना आवश्यक है, ये सारे वहाँ पे जरूरी हैं। तो अपन कह सकते हैं कि विषय विशेषज्ञों और तकनीकी व्यक्तियों की आवश्यकता इसके अंदर होती है, जो तकनीकी के बारे में जानते हो। विषय विशेषज्ञ जैसे कि वेटनरी ऑफिसर, उसकी देखरेख के लिए या सीमन की जाँच के लिए वेटनरी ऑफिसर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारा सीमन केंद्र पर अपन बात करते हैं, सीमन स्टेशन जहाँ पे होते हैं वहाँ पे इनकी आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, अगर दूसरी हानि हो गई इसके अंदर, अगर सीमन इकट्ठा करने से लेकर उसको स्ट्रो में भरते हैं वहां तक अगर किसी प्रकार की अगर असावधानी बरती जाए तो ये बड़ा नुकसान दे सकती है। सही है, कई बार क्या होता है जो सीमन होता है उसके अंदर किसी प्रकार के डिजीज होते हैं, लेकिन मान लो उसका जो चेकअप है वो सही नहीं किया गया, सीमन का चेकअप सही नहीं किया गया, तो वो जो बीमारी उसके अंदर थी वो नजरअंदाज हो जाएगी, उसका पता ही नहीं चलेगा। सही है, और वो सीधा किस में चली जाएगी? उसके जो सांड है उससे कई सीमन बन जाएंगे और सीमन उनको कई गाँव के अंदर पहुंचा दिया जाएगा, और जो बीमारी एक सांड में थी वो पूरे गाँव के अंदर फैल सकती है। तो अगर छोटी सी भी असावधानी अगर इसके अंदर रखी जाती है तो वो बाद में आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो यही इसकी हानि हो गई। अगर सीमन अच्छी गुणवत्ता का नहीं है तो भी इससे हानि होती है। अगर सीमन आपने इसकी जांच नहीं की, अगर सीमन जो है अच्छी गुणवत्ता का नहीं निकला और फिर भी अगर उसको आगे ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप स्ट्रो के अंदर भर रहे हो, तो भी ये नुकसान देगा, क्योंकि जो संतति प्राप्त होती है वो सीमन के आधार पर 50% जो होता है इसका हिस्सा सीमन का होता है। सही है, स्पर्म का 50% हिस्सा होता है। अगर 50% हिस्सा ही कमज़ोर रहेगा तो पूरी जो प्रोजेनी है वही, उसकी नस्ल है वही बिगड़ जाएगी। तो ये भी एक प्रकार से हानि है। कभी कभी क्या होता है, पशु फीमेल की अगर बात करते हैं तो फीमेल पहले से प्रेग्नेंट है, अगर उसको बाद में अगर सीमन लगाया जाता है तो उससे उसमें गर्भपात होने के चांस रहते हैं, अबॉर्शन होने के चांस रहते हैं। तो ये भी एक प्रकार से इसकी हानि है। ये हानि है इसकी होगी। ये कृत्रिम गर्भाधान कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना टीकाकरण का शेड्यूल। टीकाकरण का शेड्यूल। पशुओं में जो टीकाकरण किया जाता है उसका शेड्यूल अलग अलग बनाया जाता है कि कौन से
रोग का टीका कब लगाया जाता है, कौन से रोग का टीका कब लगाया जाता है। सही है। कौन सी नस्ल का टीका कब लगाया जाता है, तो इस टीकाकरण का अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग शेड्यूल बनाया जाता है। आपकी बुक के अंदर देखिए तो बुक के अंदर अलग अलग, पहले तो अलग अलग डिजीज़ का शेड्यूल दे रखा है। सही है, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आपको एक बार देख लेना है। इसके अंदर जो लिखा हुआ है कि एंथ्रेक्स जो है, एंथ्रेक्स का अलग अलग टीका है कि एंथ्रेक्स के लिए कौन सी वैक्सीन बनी हुई है, कब इसका कितनी डोज इसकी लगाई जाती है, कब इसकी डोज लगाई जाती है। ये अलग अलग डिजीज़ का दे रखा है। जैसे कि पहले एंथ्रेक्स का दे रखा है, उसके बाद में हेमरेजिक सेप्टिसिमिया जिसको गलघोटू बोला जाता है उसका दे रखा है, ब्लैक क्वार्टर का दे रखा है, एफएमडी का दे रखा है कि एफएमडी का टीका जो होता है कब कब लगाया जाता है, इसकी कौन कौन सी वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध है वो सारी। उसके बाद में एचएस और ब्लैक क्वार्टर दोनों का है, एचएस और एफएमडी का है, एचएस ब्लैक क्वार्टर और एफएमडी का तीनों का है इसके अंदर, जिसके अंदर तीनों तीनों लगे होते हैं। उसके बाद में एंटेरोटॉक्सिमिया, पीपीआर, ब्रुसेला, सी पोक्स, थाइलेरियोसिस, स्वाइन फीवर, ये सारे दे रखे हैं। ये अलग अलग डिजीज़ के दे रखे हैं। सही है, एग्जाम में इनको बहुत कम पूछा जाता है। अब अपन बात करते हैं प्रोफाइलेटिक्स कैलेंडर। प्रोफाइलेटिक कैलेंडर का मतलब होता है कि एक केटल के अंदर कौन कौन से टीके या कौन कौन से रोग के टीके कब लगाए जाते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है तो वो ज़्यादातर इनका ही पूछेगा। या तो केटल बफेलो का पूछ सकता है, या सीप गोट का पूछ सकता है, इसके अलावा डॉग का पूछ सकता है। तो अपन पहले बात करते हैं केटल का। तो प्रोफाइलेटिक कैलेंडर फॉर केटल एंड बफेलो, कैटल एंड बफेलो टीकाकरण का शेड्यूल कैटल एंड बफेलो के लिए। यहाँ पे अलग अलग डिजीज के बारे में देखेंगे कि इस डिजीज की जो है वो कौन सी वैक्सीन उपलब्ध है और उसको कब लगाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे डिजीज, इसके बाद में वैक्सीन, डिजीज, वैक्सीन, कितनी एज में इसको लगाया जाता है, कितनी एज में इसको लगाया जाता है, इसकी डोज कितनी दी जाती है। सही है, इसकी डोज, इसकी बूस्टर डोज कब लगाई जाती है, बूस्टर डोज कब लगाई जाती है। इंटरवेल, इंटरवेल का मतलब होता है कितने अंतराल के बाद में इसको लगाया जाता है। और सीजन, कौन से सीजन में इसको लगाया जाता है, ये अपन देखेंगे। ये सारी चीज़ें बात किसकी कर रहे हैं अपन, केटल और बफेलो की। तो डिजीज में पहला डिजीज आता है इसके अंदर एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज। सबसे पहला डिजीज फुट एंड माउथ डिजीज। इसकी वैक्सीन कौन सी है, एफएमडी वैक्सीन। इसका नाम भी वही है, एफएमडी वैक्सीन, नाम भी इसी के आधार पर है, एफएमडी वैक्सीन। एज है 6 से 8 वीक में इसको लगाया जाता है। 6 से 8 वीक का जो बच्चा होता है उसमें यह इसको लगाया जाता है। इसकी डोज कितनी दी जाती है, 10 ml इसकी डोज दी जाती है। और इसको सब क्यूटेनियस लगाया जाता है। सब क्यूटेनियस मतलब स्किन के अंदर इसको लगाया जाता है। बूस्टर डोज 12 मंथ पर इसको लगाया जाता है। पहले तो 6ठे महीने में, 9वें महीने में और 12 मंथ में। इस महीने में पहले तो 6 से 8 वीक का हो, मतलब लगभग 1 महीने का हो, डेढ़ महीने का हो, उस समय इसको लगाया जाता है। 1.5 महीने में बाद में फिर 6ठे मंथ में लगाया जाता है, फिर 9वें मंथ में लगाया जाता है, फिर 12वें मंथ में इसको लगाया जाता है। इंटरवेल मतलब एनुअल, हर साल इसको लगाया जाता है। एनुअल, इसको हर साल लगाया जाता है। और मुख्यतः इसको नवंबर और दिसंबर में लगाया जाता है। नवंबर और दिसंबर का जो सीजन आता है उसी के अंदर इसको लगाया जाता है। ये हो गया किसका, एफएमडी का।
दूसरा डिजीज इसके अंदर आता है रिंडरपेस्ट। नेक्स्ट डिजीज है इसमें रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट की बात करते हैं तो इसके कई वैक्सीन उपलब्ध हैं, जैसे कि रिंडरपेस्ट फ्रीज ड्राइड गोट टिश्यू वैक्सीन, जिसको FDGTV बोला जाता है, FDGTV, फ्रीजन ड्राइड गोट टिश्यू वैक्सीन, फ्रीजन ड्राइड गोट टिश्यू वैक्सीन, सही है। इसके अलावा रिंडरपेस्ट एवियन सीड वैक्सीन, रिंडरपेस्ट एवियन सीड वैक्सीन। नेक्स्ट वैक्सीन है इसके अंदर रिंडरपेस्ट लेपिंजाइड वैक्सीन, रिंडरपेस्ट लेपिंजाइड वैक्सीन। इसके बाद में आता है रिंडरपेस्ट टिश्यू कल्चर वैक्सीन, रिंडरपेस्ट टिश्यू कल्चर वैक्सीन, रिंडरपेस्ट टिश्यू कल्चर वैक्सीन। ये इतनी सारी वैक्सीन है 4 प्रकार की, जो रिंडरपेस्ट के लिए मुख्यतः काम में ली जाती है। सभी प्रकार की एज में इसको लगाया जा सकता है, ऑल एज, सभी प्रकार की उम्र में इसको लगाया जा सकता है। इसकी डोज है डोज कितनी है 1 ml सब क्यूटेनियस, 1 ml सब क्यूटेनियस इसको लगाया जाता है। इसकी कोई बूस्टर डोज नहीं होती, हर ईयर इसको लगाया जाता है, एवरी ईयर। हर ईयर इसको लगाया जाता है और विंटर मंथ के अंदर लगाया जाता है, विंटर मंथ में इसको लगाया जाता है। तीसरा डिजीज हो गया इसमें एंथ्रेक्स। तीसरा डिजीज कौन सा हो गया? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स के लिए वैक्सीन है एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन। कौन सी? एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन। सभी प्रकार के एज में इसको लगाया जाता है, सभी प्रकार का एज के अंदर इसको लगाया जाता है। इसकी भी डोज रेट है 1 ml सब क्यूटेनियस, इसको लगाया जाता है। 6 मंथ बूस्टर, इसका बूस्टर डोज है 6 मंथ, यानी 6 महीने बाद में इसको दोबारा लगाया जाता है। हर 6 महीने बाद में इसकी बूस्टर डोज लगाई जाती है। एनुअली इसको लगाया जाता है, हर साल एनुअली इसको लगाया जाता है। फरवरी मार्च अप्रैल मई, फरवरी मार्च अप्रैल मई, इस महीने में ये वैक्सीन लगाई जाती है, फरवरी मार्च अप्रैल और मई। चौथा टाइप है इसका, चौथा डिजीज कौन सा है? ब्लैक क्वार्टर।
जिसको लंगड़ा बुखार कहा जाता है, ब्लैक क्वार्टर। इसकी वैक्सीन है पॉलीवैलेंट ब्लैक क्वार्टर वैक्सीन। ब्लैक क्वार्टर वैक्सीन, पॉलीवैलेंट ब्लैक क्वार्टर वैक्सीन। सभी प्रकार की एज में इसको लगाया जाता है। सभी प्रकार की एज में इसको लगाया जाता है। डोज इसकी होगी 5 ml सबक्यूटेनियस, यानी कि स्किन के अंदर इसको लगाया जाता है। 6 मंथ में बूस्टर डोज एनुअली इसको लगाया जाता है। एनुअली इसको लगाया जाता है सभी प्रकार की सीजन में, ऑल सीजन, सभी प्रकार की सीजन में इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हेमरेजिक सेप्टिसिमिया, HS जिसको बोला जाता है। इसकी वैक्सीन है HS एडजुवेंट वैक्सीन। HS एडजुवेंट वैक्सीन सभी प्रकार की एज में इसको लगाया जाता है, ऑल एज में इसको लगाया जाता है। डोज रेट इसकी 3 ml सबक्यूटेनियस, 3 ml सबक्यूटेनियस। वही 6 मंथ 6 मंथ में इसको लगाया जाता है। इसके बाद में एनुअली इसको लगाया जाता है, हर साल और मई जून में। मई जून में इसको लगाया जाता है। ये 5 प्रकार के डिजीज हैं जो कैटल और बफेलो में मुख्य रूप से इनका ध्यान रखा जाता है और इन्हीं का मुख्य रूप से टीका लगाया जाता है। इसके बाद में आता है सीप और गोट का, जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।